Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, as we know, Sikandar or you may say Alexander invaded India in 326 BC. But he couldn't cross the Byas river. Here is the location of Byas river. I'll show you. He couldn't cross the Byas river and he had to decide to go back. While leaving India, he did apportion his territories occupied during this Indian expedition. How did he do so? Let's try to understand in this video. दोस्तों हमने इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिकंदर जिसने 326 बीसी में भारत पे आक्रमण किया, हाँ भारत पे उसने आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद वो व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, व्यास नदी से आगे वो बढ़ नहीं पाया, तो उसने ये निर्णय लिया कि उसे वापस जाना है। हाँ, उसे वापस जाना पड़ा। हाँ, बहुत सारे रीजन थे, वो हम एक डिटेल और विस्तार वीडियो इस पे विस्तार वाला वीडियो कर चुके हैं इस पे। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो हमने किया है इन्वेजन ऑफ सिकंदर पे, वहां आप जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, तो वहां आपको पता चल जाएगा। तो जब वो वापस जाएगा तो वो अपने भारत में जीते गए, यानी भारत में जो विजित क्षेत्र थे उसका वो बंटवारा करेगा। वो बंटवारा किस तरह से होगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, बंटवारा जो वो करेगा वो बेसिकली मेनली इन लोगों में करेगा, आम्भी, पोरस, फिलिप और पिथौन। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि उसने बंटवारा कैसे किया था। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, अभी तो हमने जाना कि बस इन लोगों में वो बंटवारा करेगा। ठीक है, और किस क्षेत्रों का, किन किन क्षेत्रों का बंटवारा होगा वो अभी मैं मैप में पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, हालांकि इस पे हमने पूरा डिटेल वीडियो किया है, खाली हम एक आइडिया देंगे। ये देखिए अफ्रीका है, ये इंडिया है। ठीक है, ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, उसके ऊपर जैसे आप आएंगे फ्रांस, ये देखिए ये इटली है। ठीक है, इटली है, और ये यूनान है पूरा। ये जो क्षेत्र है यूनान है, ये वाला। ठीक है, बस हल्का सा एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, ये यूनान है पूरा, और ये यहीं पे यूनान में मैसिडोनिया है, और इसी मैसिडोनिया राज्य का सिकंदर हुआ करता था शासक। ठीक है, डिटेल हम नहीं जाएंगे, कौन उसके फादर थे, कैसे शासक बना, वो सब मैं डिटेल बता चुका हूं। पूरा 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल बता चुका हूं। यहाँ अफ्रीका, ये इंडिया। ठीक है, ये देखिए यूरोप वाला पार्ट है, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक है ना, ये इटली है मैंने बताया, ये पूरा यूनान है, और इसी में यहाँ पर मैसिडोनिया है। ठीक है, तो अब देखिए सिकंदर जो आता है, इसी ये जो क्षेत्र है आप देख लीजिए, यहां से ये क्षेत्र देखिए, ये इजिप्ट है, ये पूरा जो क्षेत्र है एक तरह से आप देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ईरानी साम्राज्य था उस समय। तो सिकंदर यहीं से मैसिडोनिया से पहले ये तुर्की आएगा, और तुर्की के बाद यहां सीरिया जीतेगा। देखिए ये है लाल सागर है, और यहां ये फारस की खाड़ी है, पर्सियन गल्फ, यहीं पे ईरान होगा। ठीक है, बस हमें बस एक रफ आइडिया ले लेना है यहाँ पर। वैसे मैं पूरा वीडियो इस पे कर चुका हूँ, बता चुका हूँ डिटेल वीडियो में। ठीक है, तो ये सिकंदर यहाँ से पहले एशिया माइनर, जिसे आज तुर्की कहते हैं, यहाँ आएगा, इसे जीतेगा। फिर जीतने के बाद यहाँ पर आपको सीरिया है, उसके बाद ये देखिए अफ्रीका में ये इजिप्ट है यानी मिस्र है। ठीक है, उसके बाद इराक, फिर यहाँ ईरान जीतेगा, और उसके बाद बैक्टीरिया, और फिर अफगानिस्तान होते हुए ये भारत में इन कर जाएगा। ये जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र था हखामनी साम्राज्य का, ईरान का पूरा अधिकार था इस पे। ठीक है, यहाँ जो ईरान है उसका अधिकार था एशिया माइनर पे, सीरिया पे, ये मिस्र जो अफ्रीका में है, इजिप्ट पे। ठीक है, इराक पे, आज का जो इराक है, फिर आपको ईरान तो है ही, बैक्टीरिया, उसके बाद आप यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, आगे अफगानिस्तान होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान होगा, और इस अफगानिस्तान से होते हुए ये भारत में इन करेगा। ठीक है, और ये जो पूरा साम्राज्य था, ये साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य, इसको हखामनी वंश या हखामनी वंश का साम्राज्य या हखामनी साम्राज्य भी कहते थे। हखामनी साम्राज्य इसलिए कि वहां पे एक हखामनी डायनेस्टी चलता था, वंश चलता था। ठीक है, जैसे भारत में हर्यक वंश,
आपको आगे देखेंगे मौर्य वंश, जैसे मौर्य वंश चलता है, ठीक है, वैसे ही हखामनी वंश चलता था, हखामनी डायनेस्टी। और उस समय जब सिकंदर यहाँ पे आता है, इस हखामनी साम्राज्य पे पूरा ये जो हखामनी साम्राज्य पूरा ईरान के अंडर में है, ठीक है। इसको अकैमेनियन भी बोलते थे, अकैमेनियन ये डायनेस्टी या अकैमेनियन एम्पायर, अकैमेनियन एम्पायर, ठीक है, अकैमेनियन एम्पायर इसको बोलेंगे, या हखामनी बोलेंगे, या ईरानी बोलेंगे, या फारसी साम्राज्य बोलेंगे, या पारसिक साम्राज्य बोलेंगे। तो इस पूरे साम्राज्य पे रूल कर रहा था ईरान का डेरियस थर्ड, लिखूंगा नहीं, सारा बता चुका हूं, डेरियस थर्ड या दारा थर्ड, ठीक है। तो उसी को हराते हुए 331 बीसी में सिकंदर क्या करेगा, दारा थर्ड को हराएगा और इस पूरे हखामानी साम्राज्य को ये कंट्रोल करता हुआ भारत की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, अफगानिस्तान होता हुआ। दारा थर्ड को ये हराता है अराबेला या गोगोई मेला के लड़ाई में, बैटल ऑफ अराबेला या गोगोई मेला 331 बीसी में। लिख इसलिए नहीं रहा हूं कि हमारा आज का जो पिन पॉइंटेड वीडियो है वो इसके क्षेत्रों के बंटवारे पर है, जब भारत से लौट के जाता है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा हखामनी साम्राज्य ये जीतता है 331 बीसी में, और 331 बीसी से ये 326 में भारत में इन करता है, यानी कि पूरे 5 वर्ष इसको हखामनी जीतने के बाद या ईरानी डायनेस्टी को जीतने के बाद जो डेरियस, मैं एक बार लिख देता हूं, ये पूरा साम्राज्य जो है ये डेरियस थर्ड का है, डेरियस थर्ड, इसी को दारा थर्ड का भी साम्राज्य कहते हैं, यानी कि ये पूरा हखामनी साम्राज्य है, ठीक है। और ये जो पूरा है ये हखामनी साम्राज्य या ईरानी डायनेस्टी, ईरानी एम्पायर है, मैंने बता दिया। यही ईरानी एम्पायर को, इसी ईरानी एम्पायर को हम कहेंगे हखामनी एम्पायर भी कहेंगे, पारसी एम्पायर, फारस साम्राज्य, पारसिक एम्पायर, कुछ भी कह सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं। तो इसी को हराने के बाद ये भारत में, चूंकि मैंने एक मैप इसलिए बना दिया कि आपको हमेशा एक मोटा मोटी आइडिया रहे, रफ आइडिया, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि किसी भी मामले में वो इनकम्प्लीट ना रहे, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हखामनी साम्राज्य को मैसिडोनिया से, हालांकि सबसे पहले ये मैसिडोनिया में है तो पहले पूरा यूनान ये जीतेगा, ठीक है, पूरा यूनान जीतने के बाद ये इन करेगा एशिया माइनर में, यानी कि आज का जो तुर्की है, यहीं पे नीचे सीरिया है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पे इजिप्ट यानी मिस्र है, फिर इराक आएगा, ईरान, ठीक है, बैक्टीरिया, फिर यहीं से अफगानिस्तान जीतते हुए, अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा भारत में। तो ये इतना समझना था आपको कि कैसे आया था भारत में, पूरा डिटेल हम नहीं जा रहे। भारत में देखिए यही अफगानिस्तान है और यही अफगानिस्तान से इन करेगा, ठीक है। जब भारत में ये इन करता है तो हमें बंटवारे पे बात करनी है। तो देखिए जो सप्त सैंधव प्रदेश है या सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों का जो प्रदेश है वहीं पे बंटवारा होगा, ठीक है। जो बंटवारा होगा सिंधु नदी या उसकी सहायक जो नदियां हैं उसी क्षेत्र में बंटवारा होगा। क्यों? क्योंकि सिकंदर जो है, देखिए मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो है, ये देखिए ये है इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, फिर ये जो है ये रिवर हो गया इंडस, इंडस के बाद ये रिवर हो गया झेलम, ठीक है, झेलम, झेलम के बाद ये हो गया चेनाब, और चेनाब के बाद हो जाएगा रावी, ठीक है, रावी के बाद यहां पे सतलज, और सतलज से ही ऐसे निकलता हुआ ये रावी, रावी के बाद ये ब्यास, सॉरी ये ब्यास, और ब्यास के बाद ये सतलज, सबसे नीचे सतलज है। देखिए फिर से मैं लिख देता हूं, ये देखिए इंडस, आई इंडस, ठीक है, या ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा, इससे आपको पता चलेगा। देखिए आई इंडस, इंडस के बाद ये है झेलम, मैंने जे लिख दिया, झेलम, लग रहा है कि ये दिखाई नहीं देगा कहीं आप लोग, देखिए ये इंडस, ये झेलम, ठीक है, झेलम के बाद ये चेनाब, चेनाब के बाद ये है रावी, रावी के बाद ये है व्यास, आप बी से लिखिए या वी से लिखिए, व्यास या व्यास कुछ भी कह लीजिए,
देखिए मैप पे हमेशा मैं जोड़ देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। और ये सबसे नीचे ये सतलज, ठीक है। समझिएगा, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये इंडस नदी है और इसकी सहायक नदियां सिंधु नदी कहेंगे हिंदी में, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर मैंने बताया है कि इन नदियों के प्राचीन नाम भी हैं और एग्जाम में आता है, तो वो भी समझ लीजिए। इंडस को तो इंडस ही कहेंगे या सिंधु कहेंगे हिंदी में। झेलम को वितास्ता कहते थे, ठीक है। हाँ, यूनानी में यानी ग्रीक में इसको हाइडस्पीस कहते थे, झेलम नदी को, ठीक है। चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, प्राचीन नेम, इसका प्राचीन नाम जो है ओल्ड नेम अस्किनी, ठीक है। ये आपको मैंने शायद एक बार लिस्ट भी बनवा दिया है किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर कभी जरूरत लगेगी तो बनवा दूंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। इंडस का प्राचीन नाम इंडस या सिंधु या इंडस कुछ भी कह ले। झेलम का वितास्ता, यूनानी में या यूनान में या ग्रीस में या ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें इसको कहते हैं झेलम को हाइडस्पीज, ठीक है। ये चेनाब है जिसका पुराना नाम, प्राचीन नाम अस्किनी। रावी पुराना नाम परोशनी। ब्यास का पुराना नाम विपासा, ठीक है। और सतलज का पुराना नाम शत्रुदी, सतलज का पुराना नाम शत्रुदी। तो ये नया नाम है और वो जो मैंने बताया पुराना नाम यानी सिंधु, ये हो गया आपको। झेलम का वितास्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का परोशनी, ब्यास का विपासा और सतलज का शत्रुदी। ये आपको ध्यान रखना है। अब समझना यह है कि सिकंदर आता है और सिकंदर 326 बीसी में यहां अटैक करेगा और अटैक करेगा, देखिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो इंडस और झेलम के बीच का क्षेत्र है, इंडस और झेलम यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र है, मैंने लिखा ये आंभी का क्षेत्र है, ठीक है। आंभी का क्षेत्र है, आंभी तक्षशिला का राजा था, ठीक है। और ये झेलम और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है, झेलम और चेनाब के बीच का ये क्षेत्र है पोरस का, ठीक है। झेलम और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है ये पोरस का है। यानी कि देखिए, समझ जाइए, यहीं पे बंटवारा होगा, ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये है आंभी का, और ये पूरा क्षेत्र जो है झेलम और चेनाब के बीच का, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये जो है देखिए, ये ब्लू से मैंने कर दिया, ये आंभी का क्षेत्र है, इंडस और झेलम के बीच में यहां पे लिखा हुआ है। और झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र पोरस का है। तो सबसे पहले ये जब इन करेगा अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से इन करेगा तो 326 बीसी में इन करता है। तो 326 बीसी में जब आता है इंडिया में, तो यहां पे जो है इंडस और झेलम के बीच आंधी सरेंडर कर देगा, ठीक है। आंधी सरेंडर कर देगा और उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र ये है पोरस का। अब जब यहां तक पहुंच गया, आंधी ने सरेंडर कर दिया, तो यानी समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, और फिर ये आगे बढ़ जाएगा सिकंदर और पहुंचेगा झेलम नदी तक। तो यहां तो ये तो पोरस का क्षेत्र है पूरा। पोरस का जो क्षेत्र है, देखिए ये पोरस का क्षेत्र है। तो पोरस क्या करेगा, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई होती है, किसकी? बैटल ऑफ हाइडस्पीस। मैंने बताया अभी ना कि चेनाब जो रिवर है, झेलम जो रिवर है, झेलम का पुराना नाम है वितास्ता, ठीक है। तो झेलम का पुराना नाम है वितास्ता। तो बैटल ऑफ झेलम का है, झेलम की लड़ाई होती है झेलम नदी के किनारे, क्योंकि अब सिकंदर झेलम ये सरेंडर कर देगा। आंधी जो है यहां सरेंडर कर दिया, यही क्षेत्र है। अब यहां से जब आगे बढ़ेगा तो ये पहुंचेगा झेलम तक, तब झेलम पे मुकाबला होगा किससे? पोरस से। और झेलम का पुराना नाम था वितास्ता, या अभी मैंने कहा कि यूनानी लोग झेलम को हाइडस्पीस भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइडस्पीस झेलम को इसी झेलम को कहा जाता था वितास्ता, पुराना नाम वितास्ता या हाइडस्पीस। तो इसी को कहते हैं, यहां पे जो पोरस से लड़ाई होगी
तो लड़ाई होगी। इसको बैटल ऑफ झेलम कहें, बैटल ऑफ वितास्ता कहें, या बैटल ऑफ हाइडस्पीस कहें। यह होता है 326 बीसी में। 326 बीसी में बैटल ऑफ वितास्ता या हाइडस्पीस, जो भी कहें। हाँ, तो यहां मैं वो नहीं लिख रहा हूं, बैटल ऑफ वितास्ता, बैटल ऑफ हाइडस्पीस या बैटल ऑफ झेलम पोरस और सिकंदर के बीच में होता है, जिसमें कहा जाता है कि पोरस हार जाता है। ठीक है, और इसके बाद तमाम तरह की कहानियां हैं। ठीक है, हालांकि ये मैंने पहले भी बताया है, पहले की जो वीडियो मैंने की है इन्वेजन ऑफ सिकंदर पे और या अलेक्जेंडर पे, तो उसमें मैंने बताया है कि ये यूनानी यानी ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर ईरानी राइटर्स की बात करें या इंडियन स्कॉलर्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा कि पोरस की जीत होती है। लेकिन फिर भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, तो हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। वैसे कहा जाता है कि पोरस की जीत हुई थी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पोरस हार गया था। और पोरस जब हारा तो इसने पूछा था सिकंदर ने कि भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा पोरस ने कि जैसा एक राजा राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बहुत इंप्रेस हो गया था, कहा जाता है ऐसा। ठीक है, बाद में इसको हराने के बाद सिकंदर कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम ये ब्यास तक पहुंच पाएगा, ये ब्यास रिवर तक पहुंच पाएगा। लेकिन ब्यास रिवर के बाद इसके सैनिक मना कर देंगे जाने से। ठीक है, जाने से मना कर देंगे, आगे बढ़ने से मना कर देंगे। तो सिकंदर क्या करता है, सिकंदर को लौटना पड़ता है और सिकंदर आता है सिंधु नदी के मुहाने पे, और सिंधु नदी के मुहाने पे आकर अपनी सेना को दो भागों में बांटता है। एक सेना लैंड से चली जाती है वापस, और दूसरी सेना सी रूट से यानी वाटर रूट से, एक थल मार्ग से एक जल मार्ग से। इस जल मार्ग का जो इस जल मार्ग वाले टुकड़ी का लीडर जो है वो नियारकस था। ठीक है, इधर सिकंदर खुद ही जाता है थल मार्ग से, और रास्ते में पड़ता है इराक, जहां पे एक बेबीलोन है, वहीं पे 323 बीसी में सिकंदर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, 323 बीसी में देखिए यहीं पे इराक है। तो यहां से निकलेगा भारत से निकल के, फिर जैसे ही पहुंचेगा बेबीलोन इराक में, इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई। ठीक है, अब सिकंदर ने जाते वक्त, चूंकि ये जा रहा है यहां से लौट के, तो जा रहा है तो ये बंटवारा करेगा। ठीक है, बंटवारा करेगा अपने क्षेत्रों का। चूंकि ये ब्यास नदी तक पहुंचा था सिकंदर, तो इसका पूरा क्षेत्र ब्यास नदी तक होगा। तो ये बंटवारा कहां से कहां तक करेगा, इंडस से ब्यास तक का बंटवारा करेगा। कैसे कैसे करेगा देखिए, यहां मैंने लिखा हुआ है। आंधी को क्या मिलेगा, आंधी का पहले क्षेत्र था इंडस और झेलम के बीच, इंडस और झेलम के बीच ही आंधी का क्षेत्र था। ठीक है, ये देखिए झेलम नदी है यहां से। ठीक है, तो ये जो इंडस और झेलम के बीच का क्षेत्र है ये आंधी को मिल गया। ठीक है, इंडस और झेलम के बीच का क्षेत्र आंधी को मिल जाता है। ठीक है, आंधी तक्षशिला का राजा था। ठीक है, उसके बाद देखिए पोरस का क्षेत्र जो था पहले झेलम और चेनाब के बीच में था, यानी झेलम और वितास्ता, झेलम और चेनाब, यानी झेलम और चेनाब का पुराना नाम अस्किनी। ठीक है, यानी आप झेलम और अस्किनी के बीच भी कह सकते हैं, या वितास्ता या अस्किनी के बीच कह सकते हैं, हाइडस्पेस या अस्किनी के बीच भी कह सकते हैं। सिंपल आज के लैंग्वेज में अगर कहें तो झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र था पोरस का। लेकिन ये ब्यास नदी तक जो पहुंचा था, तो इसने ये पूरा झेलम से लेकर ये पूरा क्षेत्र, झेलम से ब्यास तक का पूरा क्षेत्र जो था, ये ब्यास नदी तक का, झेलम से ये ब्यास नदी तक का पूरा क्षेत्र जो था ये दे दिया था किसको, पोरस को। तो सबसे ज्यादा फायदा पोरस को हुआ था। झेलम से ब्यास तक का क्षेत्र इसने दिया था पोरस को। तो ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है एग्जाम में कि कहां से कहां तक का क्षेत्र उसने बंटवारा करते समय कहां से कहां तक का क्षेत्र किसको दिया था। तो आंधी को इंडस से झेलम के बीच का क्षेत्र, और जो आंधी के पास पहले था वही मिल गया। लेकिन पोरस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि ये ब्यास तक पहुंचा, तो ब्यास से लेकर झेलम तक का क्षेत्र मिला पोरस को, जबकि पोरस का क्षेत्र था झेलम से चेनाब तक का ही, झेलम से चेनाब तक का ही क्षेत्र था। लेकिन अब मिल गया झेलम से ब्यास तक का क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा फायदा होता है किसको, पोरस को। उसके अलावा इसका एक कमांडर था, सेनापति था, फिलिप। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है ना, तो सिंधु नदी के देख लीजिए, सिंधु नदी के
उत्तर का और नॉर्थ का, नॉर्थ और उत्तर का है, नॉर्थ और यानी उत्तर का, नॉर्थ का और वेस्ट का, ये जो क्षेत्र था सिंधु नदी का, ये दिया किसको, ये दिया फिलिप को, ठीक है, ये दिया फिलिप को, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस, ठीक है। फिलिप को क्या मिला, फिलिप को मिला नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस, देखिए नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस फिलिप को मिल गया, ठीक है। और जो ये आएगा पिथौन, पिथौन इसका बहुत ही फेवरेट इसका कहते हैं, इसका बॉडीगार्ड था ये पिथौन, कभी बाद में ये राजा भी बनता है। ईरान का जो ईरान जो है उसके नॉर्थ और वेस्ट पार्ट का में एक क्षेत्र था मीडिया करके, वहां का पिथौन राजा भी बनता है, लेकिन शुरुआती दौर में ये सिकंदर का पिथौन जो था ये बॉडीगार्ड भी था। तो पिथौन भारत आया था एक्सपीडिशन में, ठीक है। तो ये साउथ ऑफ इंडस, अब इंडस के जो साउथ का क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है इंडस का, ये क्षेत्र दे दिया पिथौन को। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये वाला क्षेत्र मिल गया पिथौन को। तो इस तरह से आप देखें कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये जो है इंडस और झेलम, ये देखिए ये इंडस और झेलम, आप ऐसे लिख सकते हैं इंडस, ये जो क्षेत्र देखिए ये पूरा क्षेत्र झेलम से लेके इंडस तक का ये क्षेत्र मिला, झेलम से लेके इंडस तक का मिला। आंधी को देखिए लिखा हुआ है आंधी, ठीक है। और फिर झेलम से लेके ये पूरा व्यास तक का, ये पूरा व्यास तक का, झेलम से व्यास तक का पूरा क्षेत्र मिला किसको, पोरस को, देखिए लिखा हुआ है यहां पर पोरस को, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट जो है इंडस के, ये मिल गया आपको किसको, देखिए ये मिल गया फिलिप को, फिलिप इसका कमांडर था, सेनापति था, तो ये मिल गया आपको पूरा फिलिप को, फिलिप को। और ये दक्षिण वाला पार्ट जो है सिंधु नदी का जो दक्षिण वाला पार्ट है ये मिलता है पिथौन को, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया, आपको मैप में भी क्लियर हो गया और यहां भी मैंने लिख दिया था। हाँ देखिए मैंने बना के इंडस और झेलम के बीच आंधी, ठीक है। आप यहां भी ऐसे लिख सकते हैं इंडस एंड झेलम, हालांकि लिखा हुआ है। उसके बाद झेलम से सीधे आप ब्यास तक आ जाएंगे, ये मिल जाता है पोरस को। तो यानी सबसे ज्यादा हिस्सा पोरस को मिलता है। सिंधु नदी के उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है वो पूरा मिलता है फिलिप को, जो इसका एक कमांडर या सेनापति था, और दक्षिण का जो क्षेत्र है वो मिलता है पिथौन को। पिथौन कौन था मैंने बताया, उसका बॉडीगार्ड था। बाद में ईरान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र का में एक जगह था जिसका नाम मीडिया था, वहां का भी एक क्षत्रप बनता है यानी राजा बनता है। तो ये पूरा कैसे बंटवारा किया, एक अभिसार भी था क्षेत्र, यहाँ पे अभिसार भी था, कहते हैं कश्मीर का कुछ क्षेत्र अभिसार को भी मिला था, ठीक है। लेकिन मेनली ये जो डिवीजन था या जो बंटवारा था वो था इन चारों के बीच, आंधी, पोरस, फिलिप और पिथौन, ठीक है। तो ये आपको पहला चीज याद रखना है, लोकेशन, कहां से कहां तक किसको मिला, इंडस और झेलम के बीच आंधी को, झेलम और ब्यास के बीच पोरस को, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस फिलिप को, और साउथ ऑफ इंडस पिथौन को। और बहुत आसान काम है, आपको पूरे मैप को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पहले किसका क्षेत्र था, आंधी का क्षेत्र इंडस से झेलम का था, ठीक है। इंडस से झेलम के बीच का क्षेत्र था आंधी का, बाद में वही क्षेत्र इसको मिल जाता है। लेकिन पोरस का क्षेत्र झेलम से चेनाब तक था, झेलम से चेनाब तक था, लेकिन उसको मिलता कहां तक है, जहां तक सिकंदर पहुंचा था यानी ब्यास नदी तक पहुंचा था, तो झेलम से लेके ब्यास नदी तक का क्षेत्र मिल जाता है। झेलम से लेके यहाँ है, देखिए झेलम से लेके व्यास नदी तक का क्षेत्र, व्यास नदी तक का क्षेत्र मिल जाता है पोरस को। तो इस तरह से हमने देखा कि सिकंदर ने जाते हुए लौटते हुए भारत से कैसे बंटवारा किया अपने विजित क्षेत्रों का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।